साथियों, कल हमने भारत का इतिहास का सिलेबस एक लाइन में भारत का इतिहास एवं संस्कृत में बताया था। हम इन शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं। कल हमने भारत की व्याख्या की थी, आज इतिहास और संस्कृत की बारी है। इतिहास हमारा विषय है। हम इतिहास को विशिष्ट रूप से पढ़ना चाहते हैं। हमें इतिहास के बारे में सब कुछ जानकारी चाहिए। पहले भारत के इतिहास, फिर विश्व के इतिहास की। इतिहास या हिस्ट्री शब्द ग्रीक या यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेंशन, अर्थात अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। यह ज्ञान विशिष्ट रूप से प्राप्त किया गया है, यह सतही नहीं है। एक विद्वान E.S. कार हुए, उन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में लिखा, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। एक अन्य विद्वान ब्यूरी हुए, उन्होंने लिखा, इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा। इतिहास विज्ञान है न कम न ज़्यादा। इतिहास का पिता यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को माना जाता है, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए। उन्होंने यूनानी भाषा में हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। यदि हम इतिहास शब्द का संध विक्षेप करें तो यह 3 शब्दों इति प्लस है प्लस आस से मिलकर बना है। इति का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा, ह का अर्थ है निश्चित रूप से। किसी बात को निश्चित रूप से कहना हो तो उसके लिए यहां पर ह शब्द प्रयोग किया जाता है। आस का शाब्दिक अर्थ है हुआ। अतः इतिहास का शाब्दिक अर्थ ऐसा निश्चित रूप से हुआ। यह किसी बीती घटना के बारे में कहा जा रहा है। अतः हम इतिहास को सबसे आसान भाषा में परिभाषित कर सकते हैं। इतिहास अतीत को जानने का साधन है। इतिहास गुजरे जमाने को समझने का माध्यम है। प्रश्न है कि हम अतीत को क्यों जानना चाहते हैं? देखिए, अतीत ही वर्तमान है और वर्तमान आगे चलकर भविष्य होगा। यदि हम अतीत से प्रेरणा लेकर अपने वर्तमान को सुधार सकें तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। इसीलिए इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय और सबसे लोकप्रिय विषय विशेषकर सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में है। इतिहास में मुख्यतः मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। ये 2 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, संस्कृत और सभ्यता। हमें इसकी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। संस्कृत क्या है, सभ्यता क्या है, क्योंकि यही मुख्य विषय वस्तु है। अगर सिंधु संस्कृत आ गया प्रश्न लिखने को और सिंधु सभ्यता आ गया तो दोनों में फर्क है। तो हम पहले इन 2 शब्दों की व्याख्या करते हैं, जो इतिहास के पढ़ने की मुख्य विषय वस्तु भी है। सबसे पहले हम संस्कृत। संस्कृत अर्थात कल्चर। मानव के समस्त क्रियाकलाप उसकी संस्कृत है। अर्थात मानव सुबह से उठकर देर रात्रि तक जो क्रियाकलाप करता है वो उसकी संस्कृत है। कौन से क्रियाकलाप करता है? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और कला प्रौद्योगिकी।
या फिर हम कह सकें मानव अपने चारों ओर जिस पर्यावरण का निर्माण करता है वही उसकी संस्कृति है। या एक अन्य परिभाषा, व्हाट वी आर दैट इज आवर कल्चर, अर्थात हम क्या हैं वही हमारी संस्कृति है। संस्कृत मूर्त और अमूर्त दोनों होती है। मूर्त का मतलब जो दिखाई पड़े और अमूर्त का मतलब जो दिखाई न पड़े। संस्कृत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ती जाती है, इसे स्नोबॉल इफेक्ट भी कहा जाता है। इसीलिए संस्कृत कभी समाप्त नहीं होती। सिंधु सभ्यता समाप्त हो चुकी है लेकिन सिंधु संस्कृत आज भी उसी रूप में है। अब सभ्यता, या फिर सिविलाइजेशन। संस्कृत जब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है तो सभ्यता में परिवर्तित हो जाती है। व्हाट वी हैव दैट इज सिविलाइजेशन, हमारे पास क्या है वही सभ्यता है। हमारे पास ये है, ये हमारी सभ्यता है। सभ्यता संस्कृत का मूर्त रूप होती है, इसलिए सभ्यता का उत्थान होता है और फिर पतन होता है। सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई लेकिन सिंधु संस्कृत नहीं। तो हम इतिहास में मुख्य रूप से मानव की इसी संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन करते हैं। मानव जब इस पृथ्वी पर आया तब उसे लिखने पढ़ने की जानकारी नहीं थी। उस समय उसका इतिहास केवल पुरातत्व के आधार पर लिखा गया। ऐसे इतिहास को प्रागैतिहास कहा गया। प्रागैतिहास, प्राग का मतलब पहले और इतिहास का मतलब इतिहास, अर्थात इतिहास के पहले की अवस्था। आगे चल करके भारतीय इतिहास में आद्य इतिहास आया, प्रोटो हिस्ट्री, और वो पहले वाला प्री हिस्ट्री था। आद्य इतिहास इतिहास का वह भाग है जिसके बारे में हमें साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों जानकारियां थी, परंतु हम साहित्यिक साक्ष्य को पढ़ नहीं सके। इसका उदाहरण सिंधु सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन है। भारतीय इतिहास की वास्तविक शुरुआत मौर्य काल से मानी जाती है। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को पहला भारतीय इतिहास का पहला वास्तविक शासक और मौर्य वंश को पहला वास्तविक ऐतिहासिक वंश माना जाता है। इस भारतीय इतिहास को भी 3 कालों में विभाजित किया जाता है। एक प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। अगर हम मध्यकाल को डिफाइन कर लें, उसके पहले का काल प्राचीन काल और उसके बाद का काल आधुनिक काल। देखिए, मध्यकाल की शुरुआत सामंतवाद के आगमन से मानी जाती है। सामंत फ्यूड का शाब्दिक अर्थ है जमीन का एक टुकड़ा जो निश्चित शर्तों पर किसी को दिया जाए। पहले जमीन धार्मिक कार्य के लिए दिया जाता था और फिर प्रशासनिक कार्य के लिए। जिस व्यक्ति को दिया जाने लगा यह जमीन का टुकड़ा, उसे जमीन के साथ साथ वहां के सारे अधिकार भी दे दिए गए। वह सैनिक रख सकता था और आवश्यकता पड़ने पर राजा की मदद भी कर सकता था। इसका मतलब है कि प्राचीन काल जो राजतंत्र का काल था, जब राजा की शक्ति में थोड़ा सा ह्रास हुआ तब उसने अपने योग्य अधिकारियों को जमीन का टुकड़ा देकर एक विशेष क्षेत्र का प्रमुख बना दिया। वे ही सामंत कहलाए। ये एक तरह से संस्कृत में बदलाव था। इसी सामंतवाद से मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। भारत में सामंतवाद का प्रारंभ हर्ष के काल से माना जाता है। इसीलिए हर्ष को प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना गया है। इस हर्ष के बाद राजपूत काल और सामंतवाद साथ साथ चलता है। इसके बाद इस्लामिक शासन की स्थापना हो जाती है।
यह इस्लामिक शासन मुख्यतः दिल्ली में केंद्रित है, इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत कहा गया। और फिर मुगल काल आ गया, अर्थात भारतीय मध्यकाल में 3 भाग हुए। पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल 7वीं से 12वीं शताब्दी, हर्ष के बाद का पीरियड। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 और मुगल काल 1526 से 1707। इसके बाद आधुनिक काल माना जाता है। ये इतिहास का, विशेषकर भारतीय इतिहास का संक्षेप में सिलेबस था। अब हम भारतीय इतिहास के काल विभाजन की चर्चा करेंगे। काल विभाजन से मतलब जो इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया जा रहा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इसका मुख्य आधार क्या है? सर्वप्रथम किसने इसे 3 कालों में विभाजित किया और उसका आधार क्या था? भारतीय इतिहास में काल विभाजन एक महत्वपूर्ण समस्या है। दोस्तों, हमारा इतिहास सबसे पहले अंग्रेजों ने लिखा और अंग्रेजों ने अपने शासन की वैधता और महत्ता को सिद्ध करने के लिए इतिहास लिखा। इसीलिए उन्होंने इतिहास में बदलाव किए। सर्वप्रथम जेम्स मिल नामक एक अंग्रेज ने 1881 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। देखिए, यह वह काल है जब 1857 में स्वतंत्रता संघर्ष, जो भारत का पहला था, जिसे हम गदर भी कहते हैं, समाप्त हो गया। लोगों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जागरूकता और नफरत का भाव आया। ऐसे में ही जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया: हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश एवं आधुनिक काल। उन्होंने बड़ी होशियारी से हिंदू काल की शुरुआत वैदिक संस्कृत या आर्य संस्कृत से की और आर्यों को विदेशी बताया गया। यह भी कहा गया कि वैदिक संस्कृत और प्राचीन इतिहास में भारतीयों की तमाम तरह की बुराइयां आई, जैसे वर्ण व्यवस्था आया, जाति व्यवस्था आई, स्त्रियों की दशा बद से बदतर होती गई। फिर उन्होंने मुस्लिम काल में उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई। और फिर उन्होंने ब्रिटिश एवं आधुनिक काल कहा और उन्होंने इस बात का श्रेय लिया कि भारतीयों को आधुनिक बनाने का श्रेय अंग्रेज़ों को है। इसी समय एक और शब्द बड़ा तेजी से प्रचलित हुआ, व्हाइट मेंस बर्डन या श्वेत जातियों का भार। इसमें यह बताने की कोशिश की गई कि ईश्वर ने गोरी चमड़ी वालों को इसलिए भेजा जिससे वह काली चमड़ी वालों को सभ्य बना सके, उन्हें प्रशासन की सही जानकारी दे सके। दोस्तों, यह इतिहास का सांप्रदायिक रूप से और बिल्कुल गलत विभाजन था, क्योंकि इतिहास का विभाजन संस्कृत और सभ्यता में आए परिवर्तनों के आधार पर किया जाना चाहिए। प्राचीन काल राजतंत्र का काल था, राजा और उसका शासन था। आगे चलकर राजा की शक्ति में थोड़ी सी कमी आई, विदेशी आक्रमणों का दबाव भी बढ़ने लगा। तब वह अपने योग्य अधिकारियों को दूर दराज क्षेत्रों में जमीन का एक टुकड़ा देकर उन्हें उस क्षेत्र का समस्त अधिकार भी देने लगा। उन्हें सेना रखने की अनुमति दी गई और ऐसे लोगों को सामंत कहा गया। यह संस्कृत में परिवर्तन था और यहीं से मध्यकाल की शुरुआत मानी गई। भारत में मध्यकाल की शुरुआत हर्ष के बाद से है। ये सामंतों ने आगे चलकर धर्म से गठजोड़ कर लिया। पूरा मध्यकाल इन्हीं सामंतों और धर्म का गठजोड़ था। आगे चलकर 14वीं शताब्दी में विश्व में पुनर्जागरण आया। तब से आधुनिक काल की शुरुआत वहाँ पर मानी जाती है।
यद्यपि भारत में तो बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद से माना जाता है। पुनर्जागरण का मूल बिंदु मानव था, इसीलिए इसे मानववाद, तर्कवाद, बुद्धिवाद, ज्ञानवाद, विज्ञानवाद आदि कहा गया। मानव की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, इसीलिए सिविल सर्विसेज या लोक सेवा की महत्ता इसी समय से बढ़ने लगी। मुख्य रूप से प्राचीन काल राजतंत्र का काल, मध्यकाल सामंतवाद और धर्म का बोलबाला और आधुनिक काल मानव से संबंधित महत्ता का काल था। अब हम भारत के इतिहास की बात करें तो भारत में सामंतवाद हर्ष के काल से माना जाता है, इसीलिए प्राचीन काल प्रागैतिहास से लेकर हर्ष तक, फिर मध्यकाल हर्ष से के बाद से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक 1707 तक। इसके भी 3 भाग हैं: राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत और मुगल। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेजों के शासन की शुरुआत हुई, क्योंकि उत्तरकालीन मुगल शासक कमजोर सिद्ध हुए। वैसे ब्रिटिश शासन की वास्तविक शुरुआत प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय से हुई। इसीलिए बहुत सारे विद्वान 1757 से आधुनिक काल को मानते हैं, यद्यपि सामान्य रूप से औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद आधुनिक काल को माना जाने लगा है। इतिहास के इन्हीं तीनों कालों के बारे में हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम अपने वीडियो में इन्हीं प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल का विशिष्ट रूप से अध्ययन करेंगे, जिससे आप आईएएस, पीसीएस की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य एक दूसरी परीक्षाओं, और यहाँ तक कि जो लोग ग्रेजुएशन में इतिहास रख रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में इतिहास रख रहे हैं या फिर रिसर्च करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, आसान भाषा में आपके सामने प्रस्तुत किया जाने वाला है। हम इतिहास को पढ़ने के पहले उसके स्रोत को जानना चाहेंगे। किसी भी विषय का महत्वपूर्ण भाग स्रोत होता है। वर्तमान में भी अगर कोई हमसे कहता है कि फलाना घटना घट गई, तो हम तुरंत कहते हैं कहाँ से आपको जानकारी हुई। इसीलिए स्रोत का विशेष महत्व है। स्रोत से लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। मोटा मोटी तौर पर इतिहास के स्रोतों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों की महत्ता कम है, पुरातात्विक स्रोतों की महत्ता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि साहित्यिक स्रोतों में आजकल की तरह कागज नहीं था। कागज की शुरुआत दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ हुई, अर्थात तुर्क 13वीं शताब्दी में इसे भारत लाए। उन्होंने सर्वप्रथम गुजरात क्षेत्र में इसका प्रचलन किया। इसीलिए साहित्यिक स्रोतों में मुख्यतः भोजपत्र, ताम्रपत्र, पत्थर या शिलाएं, स्तंभ, पिलर्स, गुफाएं आदि का प्रयोग किया गया। इसी में हम लोग अपना इतिहास लिखते आए। साहित्यिक स्रोतों में, प्राचीन काल के साहित्यिक स्रोतों में मुख्य रूप से वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, अर्थशास्त्र, इंडिका और आगे चलकर के अन्य साहित्य शामिल हुए। इन स्रोतों से हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास का सफलतापूर्वक निर्माण कर सके हैं और आज भी हम उसे विशेष रूप से पढ़ते भी हैं। लेकिन इन स्रोतों की अपनी कुछ कमियां थी। जैसे नंबर 1, इन स्रोतों में लेखक के नाम का उल्लेख नहीं है। जैसे वेद हुआ, पुराण हुआ, उपनिषद हुआ,
इनमें लेखक का नाम नहीं है। नंबर 2, इससे समय की जानकारी नहीं मिल पाती। नंबर 3, इसमें स्तरीकरण का अभाव है। स्तरीकरण का मतलब क्रमबद्धता। जैसे ऋग्वेद में दूसरा मंडल पहले लिखा गया और पहला मंडल बाद में लिखा गया, यह तो हमारे साथ धोखा हुआ। चौथा, इसमें धार्मिक पुट ज़्यादा है। जैसे वेद में धर्म का पुट ज़्यादा है, बौद्ध साहित्यों में भी धर्म है, जैन साहित्यों में जैन धर्म है, इसमें धार्मिक पुट ज़्यादा है। इसीलिए विदेशी इतिहासकार हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि प्राचीन काल में हमें इतिहास बोध नहीं था। वे यहाँ तक कहते हैं कि वास्तविक इतिहास की शुरुआत तो इस्लाम के आगमन के साथ हुई, परंतु ये आरोप उचित नहीं है। हमारे इतिहास लेखन का उद्देश्य और विदेशी इतिहास लेखन के उद्देश्य अलग अलग थे। हम इतिहास लेखन अपने पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए करते थे। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष शामिल हैं। ये एक चक्रीय क्रम में है, अर्थात पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। लोग एक तरफ से लिखते जाते थे, वे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते थे। और धर्म पहले है, इसीलिए धर्म का बोलबाला है। लेकिन आगे चलकर 12वीं शताब्दी में कल्हड़ ने रासतरंगिणी नामक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी, जिसमें 8 तरंग हैं। इसे इतिहास की पहली वास्तविक पुस्तक माना जाता है। इसमें 12वीं शताब्दी तक न केवल कश्मीर बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। विदेशी इतिहासकार अपने इतिहास लेखन का उद्देश्य एक देश द्वारा दूसरे देश पर कब्जा को लेकर लिखते थे, इसीलिए वे हिस्टोरिका या प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका जैसी पुस्तक लिखते थे। दोस्तों, इसीलिए यह आरोप उचित नहीं है कि हमें इतिहास बोध नहीं था। अर्थशास्त्र में कहा गया कि राजा को अपना कुछ समय इतिहास सुनने में व्यतीत करना चाहिए। विश्व पुराण में इतिहास की परिभाषा दी गई। वेनसांग उल्लेख करता है कि हर्ष के समय में प्रांतों में कुछ ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जो वहां का इतिहास लिखते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि इतिहास की जानकारी हमें थी। हम यूरोपियों की तरह जरूर इतिहास नहीं लिखते थे, यद्यपि आगे चल कर के राजतरंगिणी के माध्यम से हमने भी उसी तरह से अपना विशिष्ट इतिहास लिखा। इसलिए साहित्यिक स्रोत महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों की अपनी कमियों के कारण अब पुरातात्विक स्रोत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने लगे हैं। पुरातात्विक स्रोतों में मोटा मोटी तौर पर राख के टीले, सिक्के और अभिलेख शामिल हैं। इनसे प्रश्न पूछा जाता रहा है लगभग सभी परीक्षाओं में। हम इन तीनों की विस्तृत व्याख्या करेंगे। सबसे पहले राख के टीले, अंग्रेजी में ऐश माउंड्स, ASH ऐश, MOUNDS। ऐश का मतलब राख, माउंड का मतलब टीला, राख के टीले। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में हमें राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ये वास्तव में पशुओं के बाड़े थे, जहां से पशुओं को हटाने के बाद उनके बचे हुए गोबर, राख आदि को जलाने से इन टीलों का निर्माण हुआ। इस प्रकार नवपाषाण काल में अगर राख का टीला मिलता है, जैसे कर्नाटक के मशकी, आंध्र प्रदेश की उतनूर आदि से,
तो हमें ये अनुमान लग जाता है कि वहाँ पर मानव रहा होगा, वहाँ पशु रहे होंगे और इसीलिए राख के टीले हमें प्राप्त होते हैं। सिक्के, क्वाइंस, कल हम इसकी व्याख्या करेंगे।